हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, लेकिन आज हम फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर डिस्कस करने वाले हैं। मतलब 1 से लेके 8 नवंबर तक के करंट अफेयर्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आपने सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर्स, और आज हमारा वीक का टॉपिक है नवंबर के पहले हफ्ते के करंट अफेयर, मतलब 1 से लेके 8 तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना और बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो पहला है इसमें क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नींव पत्थर रखा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का। मतलब वो C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगी, और ये जगह जो है वो कहाँ पे है? वडोदरा, गुजरात में, जहां पे इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा। तो कौन सी कंट्री की एयरबस डिफेंस और स्पेस कंपनी ने टाई अप किया है इंडियन कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ, जो मिलके इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाएंगे? और ये कंपनी जो एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है, ये बिलोंग करती है किससे? स्पेन से। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है C295 जो है, इससे पहले जो प्लेन चल रहे थे इंडियन एयरफोर्स के एवरो 748, उसको रिप्लेस कर देगी, और उसके जगह कौन से आ जाएंगे? ये C295 या C295 आ जाएंगे। और इंडिया जो है वो ऐसा 35th कंट्री बन जाएगा जो कि इस C295 एयरक्राफ्ट को यूज करेगा। और प्राइम मिनिस्टर ने साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा है कि हम मेक इन इंडिया डिफेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लेके आ रहे हैं, और अगर नहीं हो पा रहा उस चीज के अंदर तो हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि इंडिया में ही उस चीज को तैयार किया जा सके। इसलिए यूनिट जो है वो कहां पे तैयार किया गया? वडोदरा, गुजरात में लगाया गया। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से पॉइंट्स इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर हम डिफेंस एक्सपो देखें, जो कि लार्जेस्ट एवर डिफेंस एग्जीबिशन है जो अक्टूबर 2022 में हुई,
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे हुई है ये बात आपने याद रखनी है। ये डिफेंस एक्सपो बेसिकली जो हुई है वो हुई है गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसमें। डाटा पैटर्न्स इंडिया जो कि चेन्नई के अंदर एक कंपनी है, उसको रक्षा मंत्री अवार्ड दिया गया फॉर एक्सीलेंस 2021-22। बिल्कुल सही है, डाटा एक्सीलेंस लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। दूसरी स्टेटमेंट है डीआरडीओ हैंडेड ओवर 16 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, 16 लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स दिए हैं ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी को लेके, 10 डीआरडीओ डेवलप टेक्नोलॉजीज को लेके 13 इंडस्ट्रीज को, मतलब जो डीआरडीओ ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो 13 इंडस्ट्रीज को इन्होंने 16 लाइसेंसिंग दिए हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ साइन अप किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि एम्यूनिशन के ऊपर फोकस किया जा सके, ताकि एम्यूनिशन जितना भी हमारे पास असला है वो सारा का सारा इंडिया में ही बने और उसको हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये बात यहाँ पे थोड़ी सी गलत है, वैसे ऑलमोस्ट सारा पॉइंट सही है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने सेकंड इंडियन ओशन रीजन और डिफेंस मिनिस्टर्स कनक्लेव को होस्ट किया और उसका थीम क्या था, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज एंड कोलैबोरेशन इन द इंडियन ओशन। क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर जो है वो चाइना का थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव की गई है इंडियन ओशन रीजन के डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ। तो ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट पॉइंट पूछा था, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारे पास 3 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं, कौन से पॉइंट इसमें से सही हैं, अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो टेररिज्म कमेटी मीटिंग हुई है अक्टूबर में उसको ध्यान से हम पढ़े। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें से सही हैं। For the first time, Indian hosted the special 2-day meeting of the United Nations Security Council Terrorism Committee मुंबई में और न्यू दिल्ली के अंदर। तो हमने 2 दिन की ये टेररिज्म कमेटी या काउंटर टेररिज्म कमेटी जो है वो होस्ट किया, जो यूनाइटेड नेशन की है, और ये होस्ट कहाँ पे हुई है, मुंबई और दिल्ली के अंदर। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। रुचिरा कंबोज जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की यूनाइटेड नेशन के अंदर, और वो इसको मीटिंग को चेयर करती हैं 2022 में अक्टूबर के महीने में, ये भी बात बिल्कुल सही है। रुचिरा कंबोज आपने नाम याद रखना है, हमने इसको अपॉइंटमेंट्स में भी कवर किया था। नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट जो है वो एक आप कह सकते हो कि पेश किया गया, इस डॉक्यूमेंट का नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि ये दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई तो दिल्ली डिक्लेरेशन, और इसमें फोकस किया गया है कि नई और जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उसका यूज करेंगे ताकि टेररिस्ट जो है उसको हम खत्म कर सकें, टेररिज्म को खत्म कर सकें, और जो टेररिस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसको किस तरह से रोकना है उसके ऊपर बात की गई। तो ये है दिल्ली डिक्लेरेशन। तो ये नॉन बाइंडिंग है, मतलब ऐसे नहीं कि सारी कंट्रीज ने इसको मानना ही है, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो आपने याद रखना है सी स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल ए बी सी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। अक्टूबर 2022 में लुइस इनासियो ल्यूला दा सिल्वा उसको प्रेसिडेंट बनाया गया है कौन सी कंट्री का। तो कौन सी कंट्री के लुइस इनासियो प्रेसिडेंट बने हैं, ये बने हैं ब्राजील के। तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। और इन्होंने जो करंट प्रेसिडेंट है जैर बोल्सोनारो उनको हरा दिया है, और अब ये ब्राजील के नए प्रेसिडेंट जो है वो बन गए हैं, और ये लेफ्टिस्ट पार्टी के लीडर रह चुके हैं। और 99% जो है वो वोट्स हुई यहाँ पे, जिसमें लुइस इनासियो को यहाँ पे 50.83% वोट्स मिली, और बाकी वोट जो है वो जेर्स बोल्सोनारो को मिली, जो कि 49.17% वोट रह जाती हैं। और इसी से लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा जो है वो 1 जनवरी 2023 से क्या बन जाएंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएंगे ब्राजील के। इससे पहले भी वो ब्राजील के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2 बार, एक बार 2003 से लेके 6 के बीच में, फिर 2007 से लेके 10 के बीच में। अब 2022 में ये छठे ऐसे प्रेसिडेंट बन जाएंगे जो ब्राजील के होंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री जो है वो 7th एडिशन फीफा का अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप जीत जाती है। अक्टूबर 2022 में उन्होंने कोलंबिया को हराया है, तो ये याद रखना है कोलंबिया को हराया है। दूसरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो 7th एडिशन है ये कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है। ये दोस्तों इंडिया ने होस्ट किया है। 3 जगह पे इसको होस्ट किया गया था, कहाँ कहाँ पे, एक तो भुवनेश्वर में इसको होस्ट किया गया था, वहां पे था कलिंग स्टेडियम ओडिशा के अंदर, और एक हमारे पास जगह थी मारगांव गोवा के अंदर, और वहां पे एक स्टेडियम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और एक तीसरी जगह थी हमारे पास नवी मुंबई, और नवी मुंबई में था हमारे पास डी.वाई. पाटिल स्टेडियम। तो ये 3 जगह पे जो है ये जो है वो पूरा का पूरा टूर्नामेंट होस्ट किया गया 11 से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में। तो कौन सी कंट्री जो है वो इसमें टाइटल लेके जाती है अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का।
और ये कंट्री हमारे पास कौन सी है दोस्तों, ये है स्पेन। और इन्होंने हराया कौन सी कंट्री को है, कोलंबिया को। याद रखना है कौन सी कंट्री को हराया है, कोलंबिया को। और स्पेन जो है वो ओनली ऐसी सेकंड टीम बन चुका है, सेकंड टीम बन चुका है जो कि दो बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है, क्योंकि इससे पहले नॉर्थ कोरिया था जिन्होंने इस टूर्नामेंट को 2 बार जीता था। इससे पहले स्पेन जो है वो 2018 में भी इस टूर्नामेंट को जीत चुका है, अब दोबारा से इन्होंने जीता है। और इस पूरे टूर्नामेंट का जो मैस्कट था वो था ईबा। ईबा मतलब एशियाटिक लॉयनेस। तो कोलंबिया को हरा के स्पेन जो है वो फाइनल जीत चुका है। नेशनल यूनिटी डे 2022 जो है वो किस दिन मनाया गया, ये 147th बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो उनको नाम हमने दिया हुआ है नेशनल यूनिटी डे। और जो हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, और साथ में होम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। और पहली बार नेशनल यूनिटी डे जब मोदी जी आए थे, सरकार बनाई थी पहली बार 2014 में, तब नेशनल यूनिटी डे जो है वो हमने मनाना स्टार्ट किया था। और नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ट्रिब्यूट देने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट किया और राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से जो है वो उसको डेडिकेट किया पूरे देश को। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड सिटीज डे 2022 जो है वो कब मनाया गया, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड सिटीज डे उसी दिन मनाया जाता है दोस्तों, 31 अक्टूबर को ही। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। और इस बार थीम क्या था, बेटर सिटी बेटर लाइफ। और इसकी कैप्शन थी एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल। तो आप सोच रहे होगे कि सर पिछली बार भी जो है वो यही थीम था, तो मैं आपको बता दूं ये जनरल थीम है, हर साल का थीम जो है ये कांस्टेंट रहता है। और जो पूरे वर्ल्ड में इस दिन को मनाया गया, तो एक शहर जो है वो इसके लिए चुना जाता है। इस बार वो शहर कौन सा था, शंघाई था चाइना के अंदर, जिसको चुना गया था वर्ल्ड सिटीज डे मनाने के लिए। तो होस्ट सिटी अगर आपको पूछ लिया जाए तो शंघाई होगा, उसने एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी की है वर्ल्ड सिटीज डे को मनाने के लिए। तो याद रखना है हर बार का थीम बेटर सिटी बेटर लाइफ होगा। नासा और नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एक डाटा दिया है जिसमें ये बताया गया कि ओजोन लेयर के अंदर जो छेद हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। अगर 2022 का डाटा को ध्यान से देखें तो ऐसा पिछले 20 साल में जो है वो होता जा रहा है कि हम उसको धीरे धीरे करके जो है वो होल्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पॉसिबल भी हो पा रहा है। तो ओजोन लेयर की जो रिकवरी है जो हम कर पा रहे हैं, वो क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि क्या उसके लिए कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, अगर हुआ है तो उसका नाम क्या है। तो यहां से क्लियर है क्वेश्चन में कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 1989 में, जिसमें हमने ये एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने जो हार्मफुल गैसेस हैं, खास करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके ऊपर हमने बैन लगाना है, उसको कम करना है, ताकि जो छेद होने के कारण है उसको हम क्या कर सकें, रोक सकें। तो इसीलिए जो है ये मॉनिट्रियर प्रोटोकॉल में डिसीजन लिया गया था 1989 में कि हमने ओजोन को दोबारा से नेचुरल लेवल पे लेके आना है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे जो केमिकल्स हैं उनके ऊपर बैन लगाना है, ताकि हम जो पूरा का पूरा ओजोन है उसको रिस्टोर कर सकें। तो अपने याद रखना है ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक होती है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट्स के लिए होती है, वो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये ओजोन के लिए स्पेशली है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट, कौन से पॉइंट करेक्ट हैं अगर नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट डाटा जो रिसेंटली लॉन्च किया गया अक्टूबर 2022 में उसको ध्यान से पढ़ लें। तो एक बार पढ़ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1 उसका उद्घाटन किया है। और ये योटा D1 जो है वो योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस की तरफ से बनाया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल सही है, ये इंडिया का फर्स्ट डाटा सेंटर है जो लॉन्च किया गया है हाइपर स्केल लेवल पे। तो ये 3 लाख स्क्वायर फीट में डाटा सेंटर बनाया गया है, और इसमें टोटल 1500 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं, और 20 महीने के अंदर अंदर जो है ये तैयार हो गया है। तो ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। योटा इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन ने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ, ताकि डाटा सेंटर जो पार्क अब बनाया गया है जिसमें हम डाटा सेंटर स्टोरेज करेंगे अलग अलग जगह से लेके, तो वो 39,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से आएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो डाटा सेंटर के ऊपर इन्वेस्ट किया जा सके। और योटा D1 नाम से एक डाटा सेंटर जो है वो यहाँ पे खोला गया है। तो सी स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑल A B C। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट, फिर से एक करेक्ट स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नवंबर 2022 में। तो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात हो रही है, शशिकांत दास जी भी बता के गए हैं, तो उसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं।
आरबीआई ने कहा है कि इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो हम इंप्लीमेंट कर देंगे, जिसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी के नाम से जानते हैं। वो होलसेल सेगमेंट में भी जो है वो लागू हो जाएगा और साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हम उसको क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। मतलब आप कह सकते हो होलसेल सेगमेंट में भी आ जाएगा, मतलब इसको सेकेंडरी ट्रेड के लिए भी यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी इसको यूज कर सकते हो। बिल्कुल सही है। और फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट जो डिजिटल रूपी का होगा, या आप कह सकते हो जो कि ई रूपी के नाम से फेमस है, वो इसी महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। और जो हमारे पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, एक डिजिटल वर्जन होगा करेंसी नोट्स का, जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से इशू की जाएगा, और वो दो तरह के होंगे, एक रिटेल का होगा, एक होलसेल का होगा। और जो रिटेल का है वो हर बंदा यूज कर सकता है, मतलब हम लोग भी जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो होलसेल का होगा वो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही रखा जाएगा। तो ये भी बात जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इसके लिए 9 अलग अलग बैंक्स जो है वो चुने गए हैं, जो कि ई रूपी के इस पायलट प्रोजेक्ट में शामिल होंगे, खास करके होलसेल मार्केट वाले में शामिल होंगे। और इसमें मेन बैंक जो है वो आपको बताइए, एसबीआई होगा, आईसीआईसी है, इसमें एचडीएफसी है, कोटक महिंद्रा है, यस बैंक है। तो ये सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सी आंसर भी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑल एबीसी, क्योंकि सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में इंडिया ने कितने रुपए या कितने डॉलर जो है वो यूनाइटेड नेशन रिलीफ्स एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट जो है वो दिए हैं, ताकि पैलेस्टीन रेफ्यूजीज जो वहां पे आके पैलेस्टीन में रह रहे हैं, वहां पे शरण ले रहे हैं, उनको योगदान मिल सके। तो इंडिया ने टोटल 2.5 मिलियन डॉलर जो है वो प्रदान किए हैं। ये दूसरी किस्त जो है वो इंडिया ने दी है, क्योंकि इंडिया ने कमिट किया था कि हम 5 मिलियन डॉलर देंगे, जिसमें से 2.5 मिलियन हम पहले दे चुके थे। अब ये सेकंड किस्त है 2.5 मिलियन डॉलर की, ताकि पैलेस्टीन रेफ्यूजीज को हम किसी तरह से सहायता प्रदान कर सकें। और 2018 से लेके अभी तक 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी तक हम टोटल 22.5 मिलियन डॉलर जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को दे चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सैटेलाइट इंडेक्स जारी किया है, जो कि फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे है। तो ये सैटेलाइट इंडेक्स का मतलब है कि अगर किसानों ने कोई इंश्योरेंस करवा लिया है, तो उसका जो मापदंड है वो देख के हम किस तरह से उसको चेक करेंगे, उसको हम चेक करेंगे अपने सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट के थ्रू पूरा का पूरा फार्म चेक किया जाएगा, उसकी कवरेज चेक की जाएगी, फार्म का लेवल चेक किया जाएगा, कितना क्रॉप डैमेज हुआ है वो चेक किया जाएगा, तो फिर जो है वो क्लेम मिल जाएगा। और ये कंपनी हमारे पास है एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस, जो इस सैटेलाइट के थ्रू रिव्यू लिया करेगी। तो इन्होंने फार्म यील्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जारी की है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो सैटेलाइट बेस्ड इंडेक्स है। और इसमें पूरा का पूरा जो है वो लोकल कवर होगा, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो एग्जामिनेशन की जाएगी जितने भी क्लेम सेटलमेंट्स होंगी तो उसके ऊपर। और इसमें मेन जो टारगेट होगा वो फार्मर्स के ऊपर होगा या फार्मर इनपुट कंपनीज के ऊपर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्टील प्लांट का नाम बताना है जिसको रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन मिला है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन का मतलब है कि उन्होंने एनवायरमेंट को भी साथ में बचाने का काम किया है। और ये है हमारे पास जमशेदपुर स्टील प्लांट, जो कि टाटा स्टील्स का प्लांट है। तो रिस्पॉन्सिबल स्टील साइट सर्टिफिकेशन जो है वो 3 प्रोडक्शन फैसिलिटीज को मिली है। एक तो स्टील वर्क्स को मिला है, और एक कोल्ड रोलिंग मिल को मिला है, और एक जो है वो ट्यूब डिवीजन को मिला है, जो कि टाटा स्टील्स के जमशेदपुर स्टील प्लांट में स्थित है, झारखंड के अंदर। और जमशेदपुर साइट इंडिया की ऐसी पहली साइट बन गई है जो कि स्टील प्रोड्यूसिंग साइट्स में से है, और वर्ल्ड से पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन हासिल करती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री रिसेंटली लॉन्च करती है सेकंड लैब मॉड्यूल, जिसका नाम है मैंगटियन, अपने स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए? तो आपको पता है कि कौन सी कंट्री का स्पेस स्टेशन बन रहा है, और ये बन रहा है चाइना का। तो आप आंसर लगाएंगे यहाँ पे 4। तो ये चाइना ने सेकंड लैब मॉड्यूल जो है वो जारी किया है मैंगटियन का, क्योंकि ये स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, और 2022 के अंत तक इनका लक्ष्य है कि हम वो स्पेस स्टेशन बना के तैयार कर दें। तो ये पूरा का पूरा लैब मॉड्यूल जो है वो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट से भेजा गया है, जो कि बिगेस्ट रॉकेट है चाइना का, और इसको हायनान प्रिंस से जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो गए हैं स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को तैयार करने के लिए। और इनका पहला जो स्पेस स्टेशन मॉड्यूल था वो था तियानहे, और दूसरा स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है मैंगटियन। तो अब इससे जो है वो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो स्पेस स्टेशन का कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जमशेद जे ईरानी, जिनको स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनका देहांत हो गया नवंबर 2022 में, और इनको पद्म भूषण दिया गया था उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए स्टील इंडस्ट्री में। कौन से ईयर में?
तो क्वेश्चन लाइक आपको ये नहीं पूछेंगे कि पद्म भूषण कौन से ईयर में दिया गया था, ये इसलिए पूछा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जमशेद जे ईरानी जो है वो उनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा 2007। तो 3 आंसर है, याद रखोगे। 86 साल के थे, जमशेदपुर झारखंड में इनका देहांत हो गया। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2007 में, और इनको कई इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। इंटरनेशनल फेलो ऑफ द रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इनको 1996 में यह अवार्ड दिया गया था। इनको ऑनरेरी नाइटहुड भी दिया गया था, मतलब सर जमशेद जे ईरानी का टाइटल दिया गया क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा 1997 में, क्योंकि इन्होंने इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ट्रेड जो है वो काफी बढ़ाया था, तो इसलिए इनको टाइटल दिया गया था स्टील मैन ऑफ इंडिया का। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट्स इसमें से करेक्ट हैं, कौन से पॉइंट इसमें से करेक्ट हैं एक रिपोर्ट को लेकर, और इस रिपोर्ट का नाम है री इन्वोगरेटिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद द सदर्न अफ्रीका, रिपोर्ट रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022। तो इस रिपोर्ट को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है, फिर देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें से सही हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें बताया कि इंडिया जो है वो लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बनता जा रहा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इंडिया ने फोकस किया है स्पेशली मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया जो है वो अफ्रीका का मैरीटाइम, एरोस्पेस और डिफेंस नीड्स को पूरा कर सकता है। मॉरिशस की डिफेंस नीड्स को पूरा कर सकता है, मोजाम्बिक की और सेशल्स की, और मेजर बायर्स जो हैं वो यही कंट्रीज रहेंगी इंडिया से खरीदने वाली 2017 से लेके 21 तक। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा आर्मामेंट जो है वो इंडिया ने बेचे हैं इन कंट्रीज को, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है इन कंट्रीज को। तो इंडिया जो है वो 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डिफेंस सप्लाईज के अंदर 2017 से लेकर 21 तक, क्योंकि एक रिपोर्ट जो है या एक डेटाबेस है सिप्री की तरफ से दिया गया, जो कि इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर डेटाबेस जिसने पब्लिश किया था। तो इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो हमारा है उसने फर्स्ट रैंड बैंक के साथ भी जो है वो टाई अप किया था, ताकि एक मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट साइन कर सके, ताकि दोनों कंट्रीज में ट्रेड जो है वो हो सके। तो ये भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑल ABC 4 जो है वो आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द एरोस्पेस कंपनी जो कि रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ, ताकि कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिसर्च हो सके और ज्योग्राफिकल सर्विस में IISc की जो एक्सपर्टीज है उसका इस्तेमाल कर सकें। और ये कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो एक तो गरुड़ा एरोस्पेस हो गया, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का, इवन वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट इंस्टीट्यूट, उनके साथ टाई अप किया है, ताकि जो भी ज्योग्राफिकल सर्वेस करेंगे हम, या गवर्नमेंट की तरफ से करने हैं या सोसाइटी की तरफ से, तो किस तरह से ड्रोन्स को यूज किया जा सकता है, किस तरह से अनमेंड एरियल व्हीकल्स को हम यूज कर सकते हैं, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अपनी जो है वो भागीदारी देगा, मतलब वो अपनी एक्सपर्टीज देगा और उनको हेल्प करेगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो गरुड़ा एरोस्पेस की तरफ से दिए जाएंगे, और उधर से एक डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ जो नॉर्म्स हैं वो इशू किए हैं, जिसमें उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के कुछ स्केल्स को स्टैंडर्डाइज करने की बात कही है, और वो नॉर्म्स जो हैं वो कब से लागू होंगे, वो लागू होंगे 1 जनवरी 2023 से। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो सेबी ने कुछ नॉर्म्स जो हैं वो बताए हैं, ताकि जो रेटिंग स्केल्स हैं जिससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करती हैं, उन पैरामीटर्स को ध्यान से देखना, उसको स्टैंडर्डाइज करना है। तो सेबी एक्ट के अंदर जो है ये बात लिखी हुई है 1992 में, कि किस तरह से जो इन्वेस्टर्स को बचाना है, उनके इंटरेस्ट को बचाना है, और किस तरह से सिक्योरिटी मार्केट को हमने आगे लेके जाना है, मतलब शेयर मार्केट को हमने आगे लेके जाना है। उसी लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को ये हिदायतें दी गई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि नवंबर 2022 में कर्नाटका सरकार ने मरने के उपरांत कर्नाटका रत्न जो है वो एक बहुत ही फेमस एक्टर को दिया है, और ये 67th कन्नड़ राज्योत्सव दिवस था जो बेंगलुरु कर्नाटका में मनाया गया। मतलब स्टेट दिवस था 67 नंबर का, और कर्नाटक रत्न दिया गया, और ये दिया गया पुनीत राजकुमार को। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। पुनीत राजकुमार जो कि एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, उनको स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया, और ये ऐसे 9th पर्सन हैं जिनको कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया। और कर्नाटक रत्न जो है वो 1992 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। चीफ मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे कर्नाटका के एस बंगारप्पा जी, उनकी तरफ से स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द को चुना गया है कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए। कॉलिंस डिक्शनरी की तरफ से
इसको जारी किया गया और कॉलिंस डिक्शनरी आपको पता है हार्पर कॉलिंस की तरफ से जो है वो पब्लिश की जाती है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है ये। और कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है परमा क्राइसिस को, तो आंसर क्या होगा इसका 2 होगा। और परमा क्राइसिस का बेसिकली मतलब है वो मार्केट या वो जगह जहां पे इनस्टेबिलिटी बहुत लंबे समय तक हो जाए और सिक्योरिटी बिल्कुल भी ना हो बहुत लंबे समय तक, मतलब इनसिक्योरिटी हो हर चीज में और इनस्टेबिलिटी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमा क्राइसिस। तो इसका मतलब है एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम आ जाना, फिर इंस्टेबिलिटी आ जाना, फिर इनसिक्योरिटी आ जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, परमा क्राइसिस। तो इस वर्ड को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर बाय कॉलिंस वर्ड डिक्शनरी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। When was the United Nations International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists 2022 observed across the globe? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, क्योंकि जर्नलिस्ट कोई भी खबर छापते हैं तो उनको हमेशा डर रहता है कि उनकी जान न चली जाए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसीलिए इस दिन की जो है वो शुरुआत की गई थी और ये हर साल 2 नवंबर 2022 को मनाया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका 3 होगा, ताकि जो भी अटैक्स जो हैं वो जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहे हैं उसको रोका जा सके, जब मीडिया वर्कर्स के खिलाफ हो रहे हैं उनको रोका जा सके। पहली बार इस दिन को कौन से ईयर में मनाया गया था, 2014 में। इवन इसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की यूनेस्को की तरफ से, जिसमें इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट को तो मनाया गया, साथ में 10th एनिवर्सरी भी बनाएगी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने एक्शन प्लान बनाया था सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट के लिए, तो उसकी 10th एनिवर्सरी जो है वो बेसिकली मनाई गई। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who has been appointed as the Secretary of the Department of Food and Public Distribution? तो कौन सेक्रेटरी लगाए गए हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है और ये हमारे पास लगाए गए हैं संजीव चोपड़ा जी। तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। संजीव चोपड़ा जी सेक्रेटरी बन चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के और इन्होंने चार्ज ले लिया है 31 अक्टूबर 2022 को। एक 1990 बैच के जो है IAS ऑफिसर हैं, ओडिशा कैडर से ये बिलोंग करते हैं। इससे पहले भी ये कई डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी रह चुके हैं, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, होम डिपार्टमेंट के अंदर भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसका नाम है जूलतो पुल। जूलतो पुल वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कि मोरबी गुजरात के अंदर है और इसको 1879 में जो है वो सबसे पहले जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। उसके बाद कई बार इसकी जो मुरम्मत की गई है और ये सर वाघजी रावाजी की जो टाइम पीरियड था उसके अंदर बनाया गया था, जिनको ठाकुर साहिब ऑफ मोरबी कहा जाता है। और आपने याद रखना है ये कौन सी रिवर के ऊपर है, मुचुच्चू या मच्छू रिवर के ऊपर है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, 1 होगा। ये एक पेडेस्ट्रियन बिल है, मतलब पैदल चलने वालों के लिए एक बिल है, रिसेंटली जो है गिर चुका है इसलिए न्यूज में था, तो आपने याद रखना है कौन सी नदी के ऊपर था। और 1879 में इसको बनाया गया था, कौन से राजा के द्वारा, सर वाघजी रावाजी के द्वारा बनाया गया था, जो कि ठाकुर साहिब थे मोरबी के। 1858 से लेके पहले विद्रोह के बाद बनाए गए थे 1922 तक। और सर वाघजी जो हैं वो जाने जाते हैं अपनी प्लानिंग के लिए, और पूरा का पूरा मोरबी सिटी जो मोरबी शहर है वो उन्होंने बनाया था, जिसके अंदर इंडिया का फर्स्ट आर्ट डेको पैलेस जो है वो बनाया गया था। एक यूरोपियन स्टाइल जो है वो एक सेंट्रल स्क्वायर बनाया गया था, जिसको ग्रीन चौक के नाम से जाना जाता है, बहुत ही फेमस है। और सस्पेंशन ब्रिज जनरली जो है वो आप कह सकते हो कि ये फेमस हुआ कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि ये रिसेंटली मोरबी एक जगह है गुजरात के अंदर जो कि ब्रिज जो है वो गिर गया और काफी लोगों की इसमें जान जो है वो चली गई। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा पॉइंट जो है वो इसमें से सही है अगर हम कैबिनेट अप्रूवल देखें जो नवंबर 2022 में हुई हैं। तो इसमें से पहला पॉइंट है, कैबिनेट ने मैकेनिज्म फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एथेनॉल बाय द पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अंडर द एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जो है वो अप्रूव कर दिया है। तो जो मैकेनिज्म होगा कि किस तरह से एथेनॉल को आप प्रोक्योर करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होंगी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम के तहत, तो वो सारी जानकारी जो है वो यहाँ पे बता दी गई है। तो पहली बात जो है यहाँ पे सही है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि हम एक नया कंस्ट्रक्टेड जो होलोंजी एयरपोर्ट होगा उसका नाम जो है वो दोनियो पोलो एयरपोर्ट जो है वो रखेंगे, ताकि दोनियो पोलो को प्रमोट किया जा सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और हमने इस क्वेश्चन को अलग से भी कवर किया हुआ है। यूनियन कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ताकि हम जो है वो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर दोनों कंट्रीज आपस में सहयोग दे सकें। तो यहाँ पे ये गलत है, ये एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये एग्रीमेंट इंडिया और डेनमार्क का है। तो यहाँ पे सी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड बी। तो सेकंड इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे।
कौन से पॉइंट इसमें से इनकरेक्ट हैं? अगर हम रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट देखें गुजरात और राजस्थान में, जो अक्टूबर 2022 में हुई हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं इन पॉइंट्स को, देख लेते हैं कौन सा पॉइंट इसमें से गलत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2 रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की वहां पे, जो कि 2900 करोड़ की लागत से बनाए गए असारवा में, अहमदाबाद, गुजरात में। बिल्कुल सही है, अपने ऐसा बहुत ज्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको एक बार पढ़ लेना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक नींव पत्थर रखा है कई वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का, जिसका जो लगभग अनुमान है कि 8000 करोड़ रुपए उसमें खर्च होंगे। और ये कहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा इसका उद्घाटन किया? थारद में, बानसकंथा के अंदर। तो ये भी पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो कई ऑफिसर ट्रेनीज को एड्रेस किया, जो कि 97th कॉमन फाउंडेशन कोर्स जो है वहां पे कर रहे थे, आरंभ 4.0 में, केवाड़िया में, गुजरात में। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन यहां से बन सके। और साथ ही साथ उन्होंने राजस्थान के अंदर जाके मनगढ़ धाम जो है उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया। मनगढ़ डैम यहाँ पे बताया गया अजमेर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अजमेर में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ पे है? बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो कि है राजस्थान में ही। तो मनगढ़ डैम जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट बन चुका है। ये जो है वो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? इनकरेक्ट पूछा था, तो 4 आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो अचीव्ड लेवल 2 लिस्ट के अंदर नहीं आती? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के, जो कि यूनियन और स्टेट टेरिटरीज का रिलीज किया गया 2020-21 का, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स क्या होता है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए कि कितना अच्छा स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उस स्टेट का, उस यूनियन टेरिटरी का। तो इसमें जो है वो कई लेवल्स बनाए गए हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, 7 इस तरह से बनाए गए हैं। तो लेवल 2 मतलब अच्छा एक पैमाना, जिसका जो स्कोर है वो 901 से लेके 950 के बीच में होता है। तो ये लेवल जो है वो बहुत ही कम स्टेट्स अचीव कर पाती हैं, क्योंकि 2017-18 में लेवल 2 में कोई भी स्टेट नहीं थी। 2019-20 में जो है वो सिर्फ 4 स्टेट्स थी। अब 2020-21 की बात आ चुकी है, तो उसमें 7 स्टेट्स जो हैं वो इसमें शामिल है। मतलब बहुत ही अच्छा एजुकेशन का स्तर इन स्टेट्स में हो चुका है। और ये स्टेट कौन कौन सी हैं? ये हैं केरला, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पंजाब के बाद चंडीगढ़ आ जाता है, तो चंडीगढ़ आंसर नहीं हो सकता, ये है लेवल 2 में, चंडीगढ़ नहीं हो सकता। चंडीगढ़ के बाद आ जाता है महाराष्ट्र भी नहीं हो सकता, तो ये भी कट हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास गुजरात भी नहीं हो सकता यहाँ पे। फिर आता है राजस्थान, फिर आता है आंध्र प्रदेश। तो ये 7 स्टेट जो है वो इसमें शामिल है, तो मतलब उत्तर प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो अगर आप देखोगे इसमें 3 नई एंट्रीज हैं, मतलब पिछली बार 4 थी और 3 नई स्टेट्स इसमें ऐड हो गई हैं। कौन कौन इस बार ऐड हुआ है? गुजरात इस बार ऐड हुआ है, राजस्थान इस बार ऐड हुआ है, और आंध्र प्रदेश इस बार ऐड हुआ है। और जो लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, तो वो लेवल 4 पे आ चुकी है। पहले वो लेवल 8 पे थी, अब लेवल 4 पे आ चुकी है इस इंडेक्स के अंदर। उसके 300 के लगभग जो है वो पॉइंट्स अगर आप देखोगे 2019-20 के कंपैरेटिव तो हो चुके हैं, और बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट है एक ही साल के अंदर जो उन्होंने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश इन लेवल 2 स्टेट्स के अंदर शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। कौन सा बैंक जो है वो रिसेंटली एक बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन करता है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को जो है वो बैंक्स के थ्रू बेचा जा सके? और ये बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो जहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ब्रांचेस होंगी, तो वो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करेंगे अपनी ब्रांचेस के अंदर। इससे क्या होगा कि कई लोगों तक बैंक के नेटवर्क के थ्रू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे, खास करके हेल्थ को लेके जो इंश्योरेंस है उसमें लोगों के अंदर जागरूकता पैदा होगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पेमेंट बैंक का नाम बताना है जिसने रिसेंटली निवेश दीदी इनिशिएटिव के साथ टाई अप किया है, ताकि इंडिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्ट किया जा सके। तो नाम से पता लग रहा है लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए इस कैंप की शुरुआत की गई है। फ्लोटिंग का मतलब ये है कि अलग अलग जगह पे किश्तियों में जो है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये इनिशिएटिव चलाया जाएगा। और ये पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। और इस फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मोटिव है वो है बाय दी वुमेन
फॉर द वुमेन, मतलब औरतें ही इसको चलाएंगी, औरतें ही इसको बढ़ाएंगी और औरतों के लिए ही इसको स्टार्ट किया गया ताकि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नॉलेज दी जा सके। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से जो है वो सहयोग दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा औरतें जो है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप के अंदर शामिल हो सकें। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम एक फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव को कुछ पैसा देंगे, और ये फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव जो है वो कौन सी कंपनी का है? स्मार्ट केम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का है। और उसको कितने पैसे दिए जाएंगे इस फार्म एफिशिएंसी इनिशिएटिव के लिए? $30 मिलियन जो है वो दिए जाएंगे। लोन होगा एक तरह का 5 साल के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी लिमिटेड को $30 मिलियन देगी ताकि वो फार्म एफिशिएंसी के लिए जो है वो पैसा लगा सकें। और ये जो फुली ओन्ड सब्सिडरी है ये स्मार्ट केम टेक्नोलॉजीज, ये दीपक फर्टिलाइजर्स की कंपनी है जो कि ये $30 मिलियन लोन हासिल करेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये फर्स्ट एग्री बिजनेस लोन है, फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए लोन दिया है उन्होंने। और ये एक तरह का ब्लू लोन जो है वो माना जाता है क्योंकि इसमें जो फार्मर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के अलग अलग इनिशिएटिव जो है वो स्मार्ट केम टेक्नोलॉजी लिमिटेड चलाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसको रिसेंटली शैवलियर द ऑर्डर नेशनल दू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया? और ये पर्सन कौन है? अरुणा साईराम है। आंसर क्या होगा? 4 होगा। और आपने याद रखना है कि अरुणा साईराम जो है बहुत ही फेमस सिंगर हैं, बहुत ही फेमस सिंगर हैं। ये बहुत ही फेमस वोकलिस्ट हैं बेसिकली, जो कि कार्नेटिक म्यूजिक से बिलोंग करती हैं, कार्नेटिक म्यूजिक से बिलोंग करती हैं। और आपने याद रखना है कि इनके सिंगिंग के टैलेंट के बलबूते ही या इनकी कंट्रीब्यूशन इंडो फ्रांस रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए इनको फ्रांस की तरफ से शैवलियर द ऑर्डर नेशनल दू मेरिटे द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट अवार्ड जो है वो दिया गया है। और ये अनाउंसमेंट स्पेशली की गई है जो काउंसिल जनरल है फ्रांस का, पुडुचेरी के अंदर और चेन्नई के अंदर, उनकी तरफ से ये बताया गया है। और साथ में साथ अरुणा साईराम जो हैं उनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2009 में। तो बहुत ही फेमस वोकलिस्ट हैं कार्नेटिक म्यूजिक की, अरुणा साईराम। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड, किसको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ द फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किसको बनाया गया है? फिक्की का एक सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक है, और ये नाम है शुभ्राकांत पांडा। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो फिक्की की तरफ से अनाउंस किया गया शुभ्राकांत पांडा, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फिक्की के और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज के। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं कितने टाइम पीरियड के लिए? 2022-23 के लिए, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। और ये फर्स्ट पर्सन है ओडिशा से, फर्स्ट पर्सन है ओडिशा से, या फर्स्ट ओडिशा इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस टॉप पोजीशन पे पहुंचे हैं फिक्की की। तो इससे पहले ये पोजीशन जो है वो संजीव मेहता जी के पास थी, संजीव मेहता जी के पास थी, लेकिन अब ये पोजीशन शुभ्राकांत पांडा जी के पास चली गई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक पहली बार फ्लाइट टेस्ट किया गया फेज 2 का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। और ये रिसेंटली एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड कहाँ पे स्थित है? ये ओडिशा के अंदर स्थित है। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का जो है परीक्षण किया गया, बहुत ही सफल परीक्षण रहा, और कई ज्योग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर इसकी जो है वो टेस्टिंग की गई। और बहुत ही अच्छा, अगर आप देखोगे ये एटमॉस्फेरिक चीज़ों को जानने में या एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन को जानने में या कई तरह के एयरक्राफ्ट के साथ इसको अटैच किया जा सकता है इस इंटरसेप्टर को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन लो अर्थ एक्सो एटमॉस्फेरिक के अंदर भी ये मिसाइल रह सकती है और एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेक्शन भी कर सकती है, तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह की टेस्टिंग अगर इंडिया के अंदर हो रही है तो इसका मतलब हम लगभग जो है वो हर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो है वो आगे निकल चुके हैं, और ये किसकी बदौलत हो चुका है? DRDO की बदौलत। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ी है अक्टूबर के महीने में, मतलब जो सेल उन्होंने सितंबर में की उसकी रिटर्न अक्टूबर में भरी, तो उसमें कितनी कलेक्शन जो है वो बढ़ी है? अगर हम मंथ वाइज कंपेयर करें, ये जुलाई 2017 से दूसरी बार जो है वो हुआ है कि इतनी कलेक्शन जो है वो बढ़ी है, लगभग 1.50 करोड़, और अगर सही अनुमान लगाएं तो 1.52 करोड़ जो है वो कलेक्शन बढ़ी है अगर हम पिछले महीनों से देखें। तो अगर आप देखोगे ये ट्रांजेक्शन जो है वो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है, सेकंड हाईएस्ट है अगर आप देखोगे, लेकिन इसका इंपोर्ट का अगर इसमें हिस्सा देखें तो इंपोर्ट का हिस्सा थोड़ा सा कम हो गया है,
पहले जो है वो अगर आप देखोगे सितंबर के महीने में जो इंपोर्ट का हिस्सा था वो 28% था, अगस्त के महीने में 30% हिस्सा था, लेकिन अभी इंपोर्ट जो है 25% हिस्सेदारी इसमें रखता है। तो आपने सिंपली ये मतलब आपकी नॉलेज के लिए क्वेश्चन है, अदरवाइज ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नवंबर 2022 में इंडियन आर्मी ने 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स को जो है वो किस मिलिट्री के अंदर भेजा है? न्यू दिल्ली से उन्होंने रवाना किया इन 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स को। तो इनको हमने भेजा है कहां पे? कंबोडिया के अंदर। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये डिफेंस कॉपरेशन है जो कंबोडिया और इंडियन आर्मी की है। तो इंडिया ने 4 एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डॉग्स जो हैं वो एक सिविल फ्लाइट से न्यू दिल्ली से जो है वो कहां भेजे? कंबोडिया भेजे, और उनको रॉयल कंबोडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जो है वो ट्रेन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है जिसके अंदर जितनी भी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स हैं सबको मर्ज कर दिया जाएगा सिर्फ एक फॉर्म को छोड़ के। और वो एक फॉर्म जो है वो कौन से नंबर का फॉर्म है? और वो है ITR 7, इनकम टैक्स रिटर्न 7 नंबर फॉर्म, जो कि स्पेशली किसके लिए होता है? चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, मतलब NPO या NGOs के लिए। तो मतलब ITR को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए जितने भी फॉर्म होंगे वो सारे के सारे कंबाइन कर दिए जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो CBDT है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने जो है लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। 15 दिसंबर तक जो है वो हम लोग उसमें सुझाव जो है वो दे सकते हैं। लेकिन ITR 1 जो होगी, ITR 1 वो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, और ITR 4 जो है वो प्रेजेंटिव टैक्स रेजिम के लिए वो कंटिन्यू रहेगी और ऑप्शनल होगी लोगों के लिए कि वो कॉमन ITR फॉर्म को फिल करना चाहते हैं या अलग अलग फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नवंबर 2022 में रिलीज किया गया, कौन सी स्टेट जो है वो टॉप करती है EPFO कवरेज के अंदर? मतलब जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, सबसे ज्यादा जो है वो वर्किंग पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की इसकी हिस्सेदारी में आती है? इसका मतलब लोगों को सोशल सिक्योरिटी उस स्टेट में ज्यादा मिल रही है। और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है? दिल्ली। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। और लगभग 61.5% जो वर्कफोर्स है वो EPFO के अंदर शामिल है। और इसमें सबसे कम अगर आप देखोगे, सबसे कम आता है त्रिपुरा का। सिर्फ 2.1% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इसकी हिस्सेदारी में आती है। असम के अंदर यह हिस्सेदारी जो है वो 2.8% है। मेघालय के अंदर ये 2.8% है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ही कम हिस्सेदारी है EPFO की। और दूसरा स्थान अगर सबसे ज्यादा में देखें तो दिल्ली का पहला है, तो दूसरे स्थान पे आता है गोवा। गोवा का 51.4% वर्किंग पॉपुलेशन EPFO के अंदर कवरेज है। और हरियाणा का जो है वो 35.3%, हरियाणा का स्थान जो है वो तीसरा है। तो आप देख सकते हैं दिल्ली सबसे टॉप पे है EPFO कवरेज के अंदर। कौन सा शहर जो है वो रिसेंटली ऐसा दूसरा शहर बन गया है इंडिया का जो कि म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जारी करेगा? वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑफिस ऑफ द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। और ऐसा दूसरा शहर बन गया है वडोदरा, गुजरात, जो कि म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो जारी करेगा। म्युनिसिपल बॉन्ड जनरली क्या होते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज जो है वो इसको इशू किया जाता है उसके थ्रू, लेकिन जब इशू किया जाता है तो उससे पैसे म्युनिसिपैलिटीज के पास आते हैं, उसके थ्रू जो है वो उसका काम जो है वो किया जाता है। ये ग्रीन बॉन्ड्स के बेसिस पे इसको काम में लिया जाता है, मतलब सही तरह से इसको यूटिलाइज किया जाएगा फंड को। और पहला शहर ऐसे था पुणे, महाराष्ट्र के अंदर, जिसने जो है वो बॉन्ड्स को इशू किया था 2017 में। तो अब जो है वो टेक्निकल असिस्टेंस यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी की मदद से जो है वो इसको दोबारा से इशू किया जाएगा, लेकिन ये वडोदरा की तरफ से। नवंबर 2022 में कितने मेक टू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, ताकि आत्मनिर्भरता को हम आगे बढ़ा सके? मेक टू प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि वो प्रोजेक्ट्स जो इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, उनका इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब वो इंडिया के अंदर ही बनाए जाएंगे। तो ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स को इंडियन आर्मी की तरफ से मंजूरी दे दी है कि आप उसको इंडिया में ही बनाओगे। तो मेक प्रोजेक्ट्स मतलब हम आत्मनिर्भरता डिफेंस सेक्टर के अंदर ज्यादा लेके आ रहे हैं। हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें इंडियनाइज करना चाहते हैं, इंडिया में ही उसको बनाना चाहते हैं। तो बहुत सी चीजें जैसे मीडियम रेंज प्रिसीशन किल सिस्टम होगा, एक 155 mm टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन होगा, कई इस तरह से हमारे पास जो है वो हथियार बनाए जाएंगे, जैसे ड्रोन किल सिस्टम बनाया जाएगा। तो इस तरह के 5 प्रोजेक्ट जो है वो अब इंडिया में ही बनेंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की है। उस रिपोर्ट का नाम है द अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022,
टू लिटल टू स्लो क्लाइमेट अडेप्टेशन फेलियर पुट्स दी वर्ल्ड्स एट रिस्क स्टेटिंग। इसका मतलब क्या है कि अडेप्टेशन, जो क्लाइमेट को अडेप्ट करना है हमने या क्लाइमेट रिस्क है, उसमें उसको बचने के लिए हमें जितना पैसा खर्च करना चाहिए उतना कर नहीं रहे, और जितना कर रहे हैं वो जो है वो बहुत ही कम है क्लाइमेट रिस्क से बचने के लिए। और ये रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का कहना है कि जो अडेप्टेशन है, जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको अडेप्ट करने के लिए भी हमें पैसे खर्चने होंगे। वो लगभग 340 बिलियन डॉलर जो हैं वो ऑलमोस्ट हर साल खर्चने होंगे 2030 तक। लेकिन अभी जो हैं वो हम 1/10 हिस्सा भी, मतलब हम 34 बिलियन डॉलर भी जो है वो नहीं खर्च रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इतना गैप है तो इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो अगर एनुअल हम देखें क्लाइमेट अडेप्ट को लेके, तो उन्होंने एक बताया हुआ है कि कई कंट्रीज को 160 बिलियन, कई कंट्रीज को मैक्सिमम 340। तो इसके बीच बीच में अगर आप पैसा खर्च करते हो 2030 तक, तभी आप क्लाइमेट को अडेप्ट करने से जो है वो अडेप्ट कर सकते हैं और क्लाइमेट रिस्क से बच सकते हैं। और अगर आप देखोगे 2050 तक तो ये रिस्क और भी बढ़ जाएगा। तो 315 से लेकर 365 बिलियन डॉलर जो है वो आपको हर साल खर्चने पड़ेंगे, तभी आप जो है वो क्लाइमेट रिस्क एनवायरनमेंट से बच सकते हैं। कौन से पॉइंट्स इसमें से करेक्ट हैं? अगर यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट रिलीज, जो रिपोर्ट उन्होंने जारी की है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, तो नवंबर 2022 में जारी की। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट इसमें से सही हैं। यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें, बेस्ट कंट्री 2022 की रैंकिंग के अंदर इंडिया का स्थान जो है वो 31st रैंक है 85 कंट्रीज में से, 85 कंट्रीज में से। और इसमें पहला स्थान किसका है? स्विट्जरलैंड का, दूसरा स्थान जर्मनी का है और तीसरा स्थान किसका है? कनाडा का। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। और ये बेस्ट कंट्रीज 2022 की जो रैंकिंग है, ये 7th एडिशन है, जो यूएस न्यूज की तरफ से जो है पब्लिश किया गया है। इसमें फ्रांस टॉप करता है, जर्मनी और कनाडा दूसरे तीसरे पे हैं। ये गलत है क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि स्विट्जरलैंड जो है वो इसमें टॉप पे है। इंडिया जो है वो उन नेशंस में टॉप करता है जिसमें बहुत ही कम सस्ते में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अवेलेबल है, और उसमें कई लेवल पे या पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम जो है वो बिजनेसेस को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उसमें इंडिया बेस्ट कंट्री रैंकिंग में शामिल है। तो इंडिया टॉप करता है इसमें। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे वियतनाम है, जिसमें सस्ती मैन्युफैक्चरिंग अवेलेबल है। तो बेस्ट कंट्री रैंकिंग में इंडिया का स्थान जो है वो 31st है 85 कंट्रीज में से। टॉप कंट्री कौन सा है? स्विट्जरलैंड। तो इसमें स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो ए एंड सी है। तो आंसर यहां पे क्या होगा? 4 ए एंड सी। किसको रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है इजराइल का? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं अभी, वो बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो पहले जो हैं वो यायर लैपिड बना दिए गए थे टेम्पररी तौर पे। तो आपने याद रखना है कि कौन थे इससे पहले? यायर लैपिड। तो ये इनकी पार्टी का नाम था यश आतिद। तो अब इनकी जगह पे नई जगह जो है वो कौन लेगा? वो बेंजामिन जी लेंगे, जो 73 साल के हैं, और इनकी पार्टी का नाम है लिकुद पार्टी। और 25th इलेक्शन जो है वो इजराइल पार्लियामेंट के हो रहे थे। इजराइल पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट। क्या नाम है? नेसेट। और बेंजामिन जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। टोटल 120 सीट्स हैं इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें 64 सीट जो हैं वो बेंजामिन ने जीत ली हैं, और 51 सीट्स जो हैं वो बेसिकली किसने जीती हैं? यायर लैपिड ने जीती हैं। और बहुत ही फेमस बेंजामिन इजरायली पॉलिटिशियन हैं, मोदी जी के दोस्त हैं बहुत ही अच्छे। और साथ ही साथ ये 2 बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर पहले बन चुके हैं, 1996 से लेकर 99 तक, और साथ ही 2009 से लेकर 21 तक, 2009 से 21 तक। और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल की इंडिपेंडेंस के बाद के अब तक। हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड NMNF पोर्टल? और इसका मतलब है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग मैनेजमेंट एंड नॉलेज पोर्टल, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से आपने नेचुरल फार्मिंग करनी है, उसको मैनेज किया जाएगा और लोगों को उस पोर्टल के जरिए जो है वो जानकारी दी जाएगी। तो इसको कौन लॉन्च करेगा? जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होंगे, और वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो इन्होंने लॉन्च किया है। ये फर्स्ट एवर ऐसा पोर्टल है जो कि स्पेशली नेचुरल फार्मिंग के लिए जो वो स्टार्ट किया गया है। और स्पेशली एक मीटिंग की गई इसके ऊपर, जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने उसको चेयर किया है। और इस पोर्टल को स्पेशली डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट अनाउंस करती है कि वो तीन फीमेल प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी बनाएंगी, बटालियंस बनाएंगी स्टेट के अंदर? मतलब वो फीमेल बेस्ड जो है वो बटालियन होगी या कॉन्स्टेबलरी होगी। तो कॉन्स्टेबल्स उसमें भर्ती किए जाएंगे। एक प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी बनाई गई है
ये कौन सी स्टेट की तरफ से जो है वो बनाई जाएगी? 3 ऐसी फोर्सेस बनाई जाएंगी और ये बनाएगा उत्तर प्रदेश। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ऑब्जेक्टिव यही है कि वुमेन के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोका जा सके और स्टेट की सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके और औरतों को सुरक्षित किया जा सके, और साथ ही साथ जो है वो इसमें वुमेन्स को जो है वो रोजगार भी मिलेगा क्योंकि इनको इसके अंदर जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी, और साथ में कई वुमेन एड डेस्क भी जो है वो बनाए जाएंगे जिसमें औरतें जो है वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे बता सकते हैं। हर पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ये एक वुमेन डेस्क जो है वो बनाया जाएगा। लगभग 1600 पुलिस स्टेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें डेस्क जो है वो बनाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको सीपी ग्राम कहा जाता है, उनकी मंथली रिपोर्ट आ चुकी है अक्टूबर की। उसके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज्यादा लोगों की ग्रीवियंसेस को हल कर रही है, सबसे ज्यादा सॉल्व कर रही है, उनकी रेशो जो है वो बहुत ही ज्यादा है किसी भी चीज को सॉल्व करने की? तो वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। और ऐसा लगातार 3 महीने हो गए हैं कि यही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर आ रही है लोगों की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए। तो जितने भी ग्रुप ए की मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं या ऑटोनमस बॉडीज हैं, सबके ऊपर जो स्थान है वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। और इवन लोगों की और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो यूआईडीआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड जो एक चैटबॉट भी रिलीज किया जिसका नाम है आधार मित्रा। आधार मित्रा। और इसके अंदर जो है वो आप अपने आधार का इनरोलमेंट नंबर चेक कर सकते हैं, अपडेट देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऑन इनरोलमेंट सेंटर देख सकते हैं, हर तरह की जानकारी जो है वो आपको यहां से मिल जाएगी। नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, किसकी अध्यक्षता में? ताकि असेसमेंट की जा सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो हायर लेवल के हैं और उनको अक्रेडिट किया जा सके, मतलब उनको कोई ना कोई दर्जा जो है वो दिया जा सके। तो आप जो है वो यहाँ पे आंसर लगाओगे के राधा कृष्णन का, तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये हाई लेवल कमेटी बनाई गई है ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को देखा जा सके, चेक किया जा सके और उनको मान्यता दी जा सके। और कमेटी को डॉक्टर के राधाकृष्णन जो कि चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आईआईटी कानपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में, और साथ ही वो चेयरपर्सन है आईआईटी काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी के भी। स्टैटिक क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रख लें। नवंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 7 मेंबर का पैनल या कमेटी बनाई है ताकि नेशनल ड्रग डेटाबेस देख सकें, वो तैयार कर सकें, जिसमें कौन कौन से केमिकल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ड्रग्स में यूज किए जा रहे हैं और उनको किस तरह से मार्केट में लाया जा रहा है या मार्केटिंग की जा रही है। इस कमेटी को लीड कौन करेगा? ए के प्रधान जी इसको लीड करेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। ए के प्रधान जी कौन है? ए के प्रधान जी जो हैं वो हेड हैं कई फार्मास्यूटिकल कंट्रोलर्स के, मतलब आप कह सकते हो इंडिया के ज्वाइंट फार्मास्यूटिकल कंट्रोलर हैं। तो ए के प्रधान ये इस कमेटी को क्या करेंगे? लीड करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली 350 मिलियन डॉलर का लोन दिया है ताकि वो स्टेट की रोड कनेक्टिविटी को इंप्रूव कर सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। स्टेट तो महाराष्ट्र है, ऑर्गेनाइजेशन है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो पहले आपने देखा था कि एग्री बिजनेस लोन दिया था ताकि फार्म एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 350 मिलियन डॉलर का लोन, मतलब लगभग 2900 करोड़ रुपया जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया है ताकि वो अपनी सड़कों का निर्माण जो है वो कर सके, खास करके रूरल एरियाज में। तो इसमें 319 किलोमीटर की जो सड़कें हैं वो स्टेट हाईवेज पे बनाई जाएंगी और 149 मतलब 150 किलोमीटर के लगभग जो है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को अपग्रेड किया जाएगा, जो कि क्लाइमेट जो है रेजिलियंट होंगी, मतलब आप कह सकते हो कि डिजास्टर रेजिलियंट होंगी और क्लाइमेट रेजिलियंट होगी, मतलब बारिश हो रही है या कोई भी कुछ क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो रोड्स जो हैं वो सही रहेंगी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है कंपनी को, जिसका नाम है C2FO फैक्टरिंग सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ताकि वो अपना ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर सकें। और ये परमिशन स्पेशली मिल गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? सेकंड। बैंकिंग स्टूडेंट जो है वो इसको जरूर याद रखेंगे कि C2FO जो है वो लार्जेस्ट अर्ली पे प्लेटफॉर्म है जो कि वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है 10 लाख से ज्यादा बिजनेसेस को, और ये 160 कंट्रीज के अंदर जो है वो लगभग अपना बिजनेस जो है वो स्टैब्लिश कर चुके हैं। मतलब ये लोगों को पैसा प्रदान करता है सिंपल वर्ड्स में, और 10 लाख बिजनेसेस को ये पैसा दे चुके हैं 160 कंट्रीज में।
और स्पेशली 2 लाख बिजनेसेस जो हैं वो इंडिया के अंदर इसमें शामिल हैं, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो बिजनेसेस हैं वो शामिल हैं। अगला है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑन द बोर्ड ऑफ द 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स अप्रूव कर दिया है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो लगा दिए गए हैं बोर्ड के अंदर। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये हमने बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है जो कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की तरफ से की गई है। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है या गलत है। चरण सिंह जो कि पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन लगाए गए हैं कैनरा बैंक के 2 साल के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि चरण सिंह जी जो लगाए गए हैं वो पंजाब एंड सिंध बैंक के लगाए गए हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के 2 साल के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। केजी अनंता कृष्णन जो कि अपॉइंट किए गए हैं पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पंजाब नेशनल बैंक के 3 साल के लिए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। श्रीनिवासन वरदराजन जो अपॉइंट किए गए हैं नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल के लिए, ये भी बात जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन 4 बैंक्स की बात कर रहे थे, एक बैंक हमारे पास कौन सा है, कैनरा बैंक, तो उनके अपॉइंट किए गए हैं विजय श्रीरंगम, विजय श्रीरंगम जी, इनको अपॉइंट किया गया नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एंड द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कैनरा बैंक, और इनको भी अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए हुई है। तो 4 बैंक्स थे टोटल, एक तो पंजाब एंड सिंध बैंक, एक हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक हमारे पास कौन सा है, कैनरा बैंक। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, ओनली ए इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का, मतलब जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लेट चंद्रशेखर जी, उनका एक स्टैचू जो है वो लगाया है। कहां पे उन्होंने उसका उद्घाटन किया, बलिया डिस्ट्रिक्ट में, बलिया जिले में जो है वो ये स्टैचू लगाया गया है। और भी कई प्रोजेक्ट्स का उन्होंने जो है वो वहां पे संज्ञान लिया और कई प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया जो कि 80 करोड़ की लागत से वहां पे बनाए जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कवर कर रहे हैं। अगला है कौन सा इंस्टीट्यूट है जो रिसेंट एक एग्रीमेंट साइन करता है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, ताकि जो मैरीटाइम सेक्टर है, जो हमारा पानी वाला सेक्टर है, उसमें स्टार्टअप्स आ सके। मतलब मैरीटाइम सेक्टर को बेहतर बनाना है, मछली पालन को बेहतर करना है और भी कई चीजों को बेहतर करना है, तो उसमें स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा आए, तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और आईआईटी मद्रास दोनों इसमें सहयोग करेंगे। याद कैसे रखोगे, कोचिन भी साउथ में है, मद्रास भी साउथ में है, तो वो सेम जो है वो टाई अप रहेगा। इसमें जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कितनी, 50 लाख रुपए जो वो सीड कैपिटल इनिशियली प्रोवाइड करेगा, फिर उनका जब आइडिया आ जाएगा उसको डेमो बेसिस पे आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपया जो है वो अलग से दिया जाएगा, और ये फंडिंग कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से की जाएगी, और आईआईटी मद्रास इसमें अपनी भूमिका निभाएगा अपनी एक्सपर्टीज देके। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्पेशली किया गया है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है उशूज प्रोग्राम। उशूज जो है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से स्टार्ट किया गया था, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है जिसमें हम टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल और मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करें मैरीटाइम सेक्टर के अंदर जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, कौन सी स्टेट का जो अपना टैक्स रेवेन्यू है वो सबसे ज्यादा है पहले 6 महीनों के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर। तो अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा स्टेट का अपना टैक्स रेवेन्यू जो ज्यादा है वो महाराष्ट्र का है। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। याद रखना है, महाराष्ट्र का जो अपना रेवेन्यू है वो लगभग 1,15,000 करोड़ के आसपास है, लगभग 1,15,000 करोड़। और ये डाटा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से प्रदान किया गया है। और महाराष्ट्र से आगे निकल जाएं तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है, जिसका जो टोटल अपना टैक्स का रेवेन्यू है वो 1,02,000 करोड़ के लगभग है। और तीसरा स्थान इसमें तमिलनाडु का है, लगभग 68,000 करोड़ के लगभग इसका रेवेन्यू है। पहले तीसरे नंबर पे होता था कर्नाटका, लेकिन अब कर्नाटका का रेवेन्यू जो है वो लगभग 66,000 करोड़ के आसपास है, तो इसलिए वो चौथे स्थान पे है। लेकिन तीसरे स्थान पे कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया है कि नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं हम 2021-22 की बजाय, अब ये खत्म होगा 2025-26 में। आंसर क्या होगा इसका, दूसरा होगा। ये है हमारे पास नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, कि बायो प्रोडक्ट्स को यूज करके हम एनर्जी को पैदा करेंगे। इसको 2 फेजेस में स्टार्ट किया जाएगा। पहला फेज के अंदर जो है वो लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत जो है वो लगाई जाएगी। अपने याद रखना है नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट के अंदर हमने पेट्रोल और डीजल की महत्ता को कम करना है और हमने बायो एनर्जी के ऊपर फोकस करना है।
कौन सी कंट्री रिसेंटली टॉप डेस्टिनेशन बन गई है इंडिया की पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के अंदर पहले हाफ के अंदर, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर के बीच में फाइनेंशियल ईयर 23 में कौन सी कंट्री को इंडिया के प्रोडक्ट्स जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब डीजल और पेट्रोल को, और ये कंट्री हमारे पास कौन सी है, नीदरलैंड्स। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो नीदरलैंड टॉप डेस्टिनेशन है जो इंडिया के पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है, मतलब नीदरलैंड इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उसको। और यूक्रेन वॉर के तहत जो है वो इंडिया जो है वो लगातार डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से, और रशिया बहुत ही ऊपर आ चुका है, इवन पहले नंबर पे जो है वो रशिया पहुंचने वाला है। तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले न्यूज भी थी कि रशिया पहुंच जाएगा बहुत ही जल्दी। और इंडिया जो है वो एशियन रिफाइनिंग हब है, बहुत बड़ी रिफाइनरीज इंडिया के अंदर लगी हुई हैं जिसकी कैपेसिटी लगभग 250 मिलियन टन है हर साल, और 23 रिफाइनरीज जो हैं वो इतनी जो है वो इंडिया के अंदर लगी हुई हैं। तो इससे नीदरलैंड को हम ये सारा का सारा पेट्रोल और डीजल क्या करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का स्थान जो है वो कौन सा है, जिसमें लोग जो है वो काम करना भी चाहते हैं और इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर भी है, और इसका स्थान है 20वां। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 20वें पायदान पे है वर्ल्ड की बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग कंपनीज के अंदर। और अगर आप टॉप देखोगे, टॉप की जो रैंकिंग है वो सैमसंग के पास है, सैमसंग जो है वो बेस्ट एम्प्लॉयर है पूरे वर्ल्ड का। दूसरे स्थान पे फिर माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, आईबीएम आ जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, फिर ऐसी कंपनीज, लेकिन टॉप पे सैमसंग, और इंडिया में सबसे ऊपर जो है रिलायंस, और 20th प्लेस पे रिलायंस का रैंक है। कौन सी कंट्री रिसेंटली अपना नया सैटेलाइट लॉन्च करती है, सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट लॉन्च करती है जिसका नाम है गहायम 100, और ये कौन सी कंट्री का है, ये है ईरान का। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। तो याद रखना है गहायम जो कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल लॉन्चर है, और ये 80 किलो तक के सैटेलाइट्स को लेके जा सकता है 500 किलोमीटर के अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इसलिए आपने याद रखना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है ईरान से। और ये जो है वो सॉलिड फ्यूल व्हीकल है जो जिसकी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल रही है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2022 जो है वो कब मनाया जाता है पूरे इंडिया के अंदर, ये मनाया जाता है 7 नवंबर 2022 को। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। और स्पेशली इस लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है इस दिन कि ये बीमारी क्या है, किस तरह से जो है वो इसको दूर किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस मतलब क्या क्या आपको जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको पता लग सके, और फिर किस तरह से इसको डायग्नोस किया जा सकता है, और अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो हम उसको दूर भी कर सकते हैं। और पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो बर्थ एनिवर्सरी के साथ जो है वो कंसाइड करता है किसकी, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है फिजिक्स में 1903 में, और ये हैं मैडम मैरी क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी जो कि एक साइंटिस्ट हैं पोलैंड से। कलर कोडेड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, कलर कोडेड एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। इसमें नंबर होते हैं 0 से लेके 500 तक जिसके अकॉर्डिंग रैंकिंग की जाती है, मतलब 0 से लेके 50 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका है तो आपका इंडेक्स बहुत ही अच्छा है। अगर 50 से लेके 100 तक है तो सेटिस्फैक्ट्री है। अगर 100 से लेके 200 तक है तो मॉडरेटली पोल्यूटेड है आपका शहर। अगर आप देखोगे 200 से लेके 300 के बीच में है तो पुअर इंडेक्स है। अगर 300 से 400 के बीच में है तो वेरी पुअर है, और 400 से 500 के बीच में तो बहुत ही खतरनाक है, मतलब सीवियरली पोल्यूटेड है। तो इस तरह से ये पैमाने जो है वो रखे गए हैं इसके अंदर, मतलब टोटल 6 कैटेगरीज इसके अंदर बनाई गई हैं, और इसको सबसे पहली बार जारी किया था 2014 में। तो इससे पता लग जाता है कि हमें कितना जो है वो हमारा इंडेक्स जो है वो अच्छा है, कितनी एयर क्वालिटी है, और कितना हमें और ध्यान जो है वो रखना होगा। और रिसेंटली जो दिल्ली है उसका जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये पहुंच गया था दोस्तों 450 तक, 450 तक पहुंचने का मतलब है बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है, आपको कोई बीमारी का खतरा भी हो सकता है इसमें। लेकिन अब जो नीचे निकल गया है थोड़ा सा 320 तक जो अब आ गया दोबारा से वापस। तो आपको पता है कि आसपास की स्टेट्स हैं जिससे जो है वो पराली जलाने से धुआं जो है वो सारा का सारा एयर क्वालिटी इंडेक्स में आ जाता है, जिसके कारण जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खराब हो जाता है। किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया राज्यसभा की एथिक्स कमेटी में एज ए चेयरपर्सन, सिंपल क्वेश्चन है। 2 कमेटीज आप याद रख सकते हो, एक तो एथिक्स कमेटी है, एक जो है वो हाउसिंग कमेटी है। तो एथिक्स कमेटी के जो चेयरमैन लगाए गए हैं वो प्रकाश जावड़ेकर जी लगाए गए हैं, पुराने मिनिस्टर रह चुके हैं यूनियन गवर्नमेंट के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट के अंदर।
और जो हमारे पास हाउसिंग कमेटी है उसके लगाए गए सीएम रमेश जी। सीएम रमेश जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उनको चेयरपर्सन लगाया गया है। और ये दोनों अपॉइंटमेंट जो हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी ने की गई हैं, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं किसके, राज्यसभा के। तो कई कमेटीज जो हैं वो उन्होंने बनाई हैं, ये कमेटी जो है वो आपने थोड़ी सी याद रखनी है। नेक्स्ट है द्रौपदी का डंडा, जो दो ऐसी बड़ी आप कह सकते हो पीक्स हैं या चोटियां हैं गंगोत्री रेंज में गढ़वाल हिमालय के अंदर, ये कहाँ पे पाई जाती है। एक स्टैटिक क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का नहीं है। द्रौपदी का डंडा जो है वो उत्तराखंड में पाई जाती है। ऐसी दो बड़ी जो है वो चोटियां हैं जो गंगोत्री रेंज में पाई जाती हैं। सिंपली याद रखेंगे कि कौन सी स्टेट में है। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नवंबर के पहले हफ्ते के। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फिर से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।